हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज हम लोगों ने जो है वो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 7.8, एक्सरसाइज 7.9 और एक्सरसाइज 7.10 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। और हम लोग जो है वो अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये इसको स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन से हट गया है, कन्फ्यूज़न है उसको। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए, आपके इंटीग्रेशन में जो है एक्सरसाइज 7.8 जो है वो डिलीटेड है। एक्सरसाइज 7.8 जो है ये डिलीटेड है, एक्सरसाइज 7.8 नहीं है। और एक और इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इंटीग्रेशन 7.7, ये भी आपकी सिलेबस में नहीं है। मैंने इसको पढ़ा दिया था क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है और आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। बट एक्सरसाइज 7.7 एंड एक्सरसाइज 7.8 ये दो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है इंटीग्रेशन में, अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 7.8, 7.9 कुछ लोग कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज 7.9 आपके सिलेबस में है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बाकी टॉपिक है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो आपके सिलेबस में है और उसी के बेसिस पे जो है वो आपके एक्सरसाइज 7.9 है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.9 आपके सिलेबस में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 7.10 भी आपके सिलेबस में है। हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो पहले इनडेफिनेट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम उसको सॉल्व करते हैं। बट अब कुछ ऐसे इंटीग्रेशन हैं जो इनडेफिनेट से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम वैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम विदाउट प्रॉपर्टीज सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए हम जो है इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जिनको हम बिना प्रॉपर्टी के मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर आपके लिखा हुआ है ना कि यूजिंग प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी ओनली। आप बिना प्रॉपर्टी के अगर आप सॉल्व कर देंगे, अगर सॉल्व हो रहा है और सॉल्व कर देंगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है और बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी का अधिक से अधिक यूज़ कीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो भी कम लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सो यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, मैं 1 प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा इंटीग्रेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो ये बोलता है कि जैसे पहले मैं आपको अंतर बताता जा रहा हूँ। एफ एक्स डी एक्स ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जैसे साइन एक्स डी एक्स ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मेरा एक्स है, अगर एक्स पे मैं टी पुट कर दूँ तो साइन टी डी टी, ये दोनों एक अलग अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है। क्यों? ये किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। मुझे नहीं पता कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा होगा। ये किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो ये दोनों ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक अलग अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल अगर चेंज है तो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। भले उसका देखने में आपको लग रहा हो कि सेम आ रहा है, बट वेरिएबल अगर डिफर कर रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हमारा इंटीग्रेशन अलग है, सेम नहीं है। यानी कि इसका जो भी इंटीग्रल आएगा दोनों अलग अलग इंटीग्रल आएगा। हम नहीं बोलेंगे कि इसका इंटीग्रल जो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा और इसका जो इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी आएगा, दोनों अलग अलग इंटीग्रल है। क्यों? वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का अलग अलग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो इसी से रिलेटेड है। पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है? पहली प्रॉपर्टी बता रही है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने से हमारा इंटीग्रेशन चेंज नहीं करेगा। इनडेफिनेट में चेंज करेगा बट डेफिनेट में चेंज नहीं करेगा। यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
और अगर हम एक्स के पे टी पुट कर दें, एफ टी डी टी ए टू बी, ये दोनों सेम इंटीग्रेशन है। क्यों? ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू देगा ना, तो टी पे डिपेंड करे या एक्स पे डिपेंड करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन जो इंटीग्रैंड है, जो वैल्यू आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम इनडेफिनेट के केस में नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी वो इसी से रिलेटेड है। तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है? एक्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमको दिखाना है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखाना है। तो एल एच एस हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब इसमें हम एक सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। क्या सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू टी पुट कर दे रहे हैं, एक्स इक्वल टू टी हम पुट कर दे रहे हैं। तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू अगर ए है तो टी का वैल्यू भी ए होगा, एक्स का वैल्यू बी है तो टी का वैल्यू भी बी होगा, है ना। और डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। तो आपका देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? ए टू बी ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू है तो टी का वैल्यू भी है। तो अपर और लोअर लिमिट सेम रहेगा और एक्स के पे टी पुट करके डी टी पुट कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये आर एच एस ही है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया ना। सो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है, ठीक है। सो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ भी हम देखते जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में इन अपर और लोअर लिमिट को, ये मेरा लोअर लिमिट है और ये मेरा अपर लिमिट है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसको हम लोअर बना दें, इसको अपर बना दें, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू में क्या चेंज आएगा? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ए के जगह पे अगर बी कर दें और बी के जगह पे ए कर दें, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू है ना ये नेगेटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो अगर आप अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आपको जो इंटीग्रेशन है उसके आगे किस चीज़ का साइन देना पड़ेगा? माइनस का साइन, यानी इंटीग्रैंड का जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसको भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टफ प्रूफ नहीं है। सो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और मान लीजिए ए नंबर लाइन रियल लाइन पे यहाँ और यहाँ है, इसके बीच में एक वैल्यू सी है। तो हम इन डेफिनेट इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका प्रूफ भी इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ प्रूफ नहीं है, ठीक है। सो हमारा इसको प्रूफ फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड है ना, इसका प्रूफ जो है वो इजी है, बहुत टिपिकल प्रूफ नहीं है। आप इसको सेकंड का प्रूफ भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से कर सकते हैं, थर्ड का प्रूफ भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। चलिए मैं दोनों का प्रूफ कर दे रहा हूँ, सेकंड और थर्ड का, ठीक है। सेकंड और थर्ड का प्रूफ दोनों का मैं कर दे रहा हूँ। सेकंड का प्रूफ अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड का प्रूफ हमने क्या देखा था कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है वो अगर लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर को लोअर बनाते हैं और लोअर को अपर, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रल जो वैल्यू है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मान लेते हैं कि एफ एक्स डी एक्स इसका जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा, इसमें पहले हम ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस सी, सॉरी पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस, उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करते हैं एफ ऑफ ए प्लस सी, यही होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, और प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है। सेम मेथड से अगर इसको हम सॉल्व करें, ये तो हो गया हमारा एल एच एस, ये हमारा हो गया एल एच एस, है ना। अब आर एच एस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर एच एस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर एच एस है हमारा माइनस ऑफ
बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, और हमको ऑलरेडी पता है कि जो इंटीग्रल है एफ एक्स का वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। तो जस्ट बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, उसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। अब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ ए हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट बी है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों वैल्यू सेम है, सो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों जो होगा सेम वैल्यू देगा। इसी तरह जो है आप सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करके आप थर्ड का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसका वैल्यू आएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, प्लस इसका वैल्यू आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी होगा, है ना, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी होगा, है ना। अब एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और माइनस प्लस एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए और इधर भी एफ बी माइनस एफ ए। सो थर्ड को मैं जस्ट आइडिया दे दिया आपको, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आप थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी जो है आप बुक में देखिए, ये आपका जो P0 है, P0 ये बता रहा है कि वेरिएबल को हम इसको बहुत सारा वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ए टू बी, एफ ऑफ जेड डी जेड, सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर आप लिमिट को चेंज कर देंगे तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा, साइन अल्टर कर जाएगा, है ना। इसी से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएगा तो जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इसी से प्रूफ हो सकता है। क्यों, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए पुट कर दीजिए, यहाँ भी ए पुट कर दीजिए, यहाँ भी ए पुट कर दीजिए। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जो P1 है इसका जो प्रूफ है कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएगा तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ज्योमेट्रिकली भी स्टडी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली आपको पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमेशा एक एरिया बताता है ना। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन का एरिया ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में, है ना। जो है वो ये एरिया बताता है ना। इसका जो भी एरिया होगा उस एरिया का वैल्यू है ये डेफिनेट। अब आप खुद देखिए कि अगर ये दोनों सेम हो जाए, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो जो एरिया है वो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जो एरिया है वो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है और ए यहाँ पर है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया 0 ही होगा, ठीक है। बट इसका प्रूफ जो है वो एग्ज़ाम में अगर प्रूफ करने के लिए आ गया कि प्रूफ दैट अगर ये जो वैल्यू है इसका जो है वो 0 हो जाएगा, तो कैसे 0 होगा, इसकी मदद से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बी बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हम बोल सकते हैं। ये तो ऑलरेडी है हमारे पास प्रॉपर्टी। अब इसमें ए और बी को इक्वल कर देते हैं, तो ए ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 2a टू ए, इसको अगर हम इधर लेके आए तो 2a टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। सो प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ये सिंपल है, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा कि ए टू बी है तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो इसका भी प्रूफ हमने देख लिया। अब इसमें हम लोगों ने बताया था कि ए और बी के बीच में ये सी वैल्यू है, बट ये ज़रूरी नहीं कि सी बीच में ही हो, सी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तब भी ये वैलिड है। ये सी कहीं भी हो तब भी ये वैलिड है, ठीक है। बट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऐसे बताया था, बट यहाँ पे सी पे कोई कंडीशन नहीं है कि सी ए और बी के बीच में ही हो, सी ए और बी से बाहर भी हो सकता है, ठीक है।
सो थर्ड प्रॉपर्टी भी हम पढ़ लिया P2। अब आते हैं P3 पे। P3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे अधिक जगह यूज़ होती है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप एक ट्रायल के तौर पे ये जो P3 प्रॉपर्टी है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। जनरली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है ना क्वेश्चन को देख के नहीं पता कर पाएंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये एक टफ पार्ट हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कुछ तरह के क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन देख के नहीं पता कर पाएंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक हो गया, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो P3 प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप P3 को ट्रायल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो P3 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? P3 प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक इंटीग्रेशन है a to b fx dx, ये इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? a to b, x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। प्रूफ ईजी है। प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। प्रूफ में अब जो है ना प्रॉपर्टी भी जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका भी यूज़ करेंगे। सो a to b, हम इसमें RHS से स्टार्ट करेंगे, LHS से नहीं। a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि ये बड़ा है इसको हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान लेंगे? t। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 0 माइनस 1। सो dt इज इक्वल टू डी एक्स। अब लिमिट को भी चेंज करते हैं। x का वैल्यू जब a है तो इसमें आप a पुट करिएगा तो क्या आएगा? t का वैल्यू b आएगा। x का वैल्यू अगर b है तो t का वैल्यू a आएगा। इसमें आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है। ओके, अब लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट को हम लिख सकते हैं, अब जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट x का वैल्यू a है तो t के करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? b। और x के करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट b है तो t के करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट क्या हो जाएगा? a। f ऑफ t माइनस डी टी, सो माइनस बाहर करके डी टी। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको तो जो LHS है वो x के टर्म में चाहिए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही बताता है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो t है तो हम इसके जगह पे x लिख सकते हैं, तो b टू a fx dx। और अब जो है अगर नेगेटिव है तो इसको हम इंटरचेंज कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। सो प्लस ये a b fx dx, और ऑब्जर्व कीजिए ये आपका LHS है ना। सो RHS और LHS बराबर आ गए। सो हम आज जो है ये चार प्रॉपर्टी को पहले पढ़ते हैं और इस पे बेस जो है वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। टाइप हम इसमें बेस ना हम टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पे बेस किस किस तरह के टाइप हैं। टाइप के हिसाब से क्या होगा ना, आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अपने एक्सरसाइज पे आते हैं पहले, ठीक है। अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। आपके बुक में देखिए ऑलरेडी प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। आपके बुक में प्रूफ ऑफ P0, प्रूफ ऑफ P1, प्रूफ ऑफ P2, ये सारा आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जो अभी चार प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब पहले मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ एक एक टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। मैंने इसको रेड मार्क से मार्क किया, ठीक है। अब एग्जाम्पल में भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में इस पे बेस्ड कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 34, ये सारे जो हैं एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो मैं इसका एक जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो है a to b dx by 1 plus tan raised to the power kx, या a to b dx by 1 plus
कॉट रेज टू द पावर के एक्स। ये दोनों एक कैटेगरी क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसको अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अब इससे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ए टू बी डी एक्स 1 प्लस साइन रेज टू द पावर के एक्स बाई सॉरी बाई नहीं, ये यहाँ पे आएगा कॉस रेज टू द पावर के एक्स। और इसको ये तो इससे आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए टू बी डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स, है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस ऊपर जाएगा ऐड होकर, सो कॉस रेज टू द पावर के एक्स बाई कॉस रेज टू द पावर के एक्स प्लस साइन रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, साइन रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमने एक टाइप ये हो गया, टाइप क्या क्या हुआ, एक टाइप ये हुआ, दूसरा टाइप ये हुआ, और ये जो दोनों टाइप है ये किससे आया है, ये जो है इन दोनों से आया है। तो ये एक्चुअली जो चारों क्वेश्चन है एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, सबके लिए चारों के लिए एक ही मेथड है हमारे पास, अलग अलग मेथड नहीं है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस पे बेस देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे tan जो k है इसका वैल्यू जो है 1/2 है, k का वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें जो a और b है ना, लिमिट पे क्या कंडीशन होगा, a और b पे क्या कंडीशन होगा, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रैंडमली हम कोई भी लिमिट नहीं ले सकते हैं। a और b पे क्या कंडीशन होगा, a और b को जोड़ने पे हमेशा π/2 आना चाहिए, a और b को जोड़ने पे हमेशा क्या आना चाहिए, π/2, यानी कि 90 डिग्री, ये भी एक कंडीशन है। तो अब इस पे बेस्ड पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अभी जो क्वेश्चन हमने रेड से मार्क किया वो इसी पे बेस्ड है या नहीं, ठीक है। ओके, सो अब देखिए इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप में है, देखिए इस टाइप में है ये, साइन रेज टू द पावर के एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स कॉस रेज टू द पावर के एक्स, है ना। यहाँ पे जो और 0 से π/2, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू π/2, है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि a और b को जोड़ने पे π/2 आ रहा है जो हमारा कंडीशन था, और इसमें k का वैल्यू जो है वो 1/2 है। देखिए k का वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर देंगे तो इसी फॉर्म में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा ये क्वेश्चन है अभी जो हमने 4 टाइप पढ़ा उसी में है, ये भी इसी टाइप पे है। ये देखिए कॉस वाला टाइप पे चला गया, कॉस रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स। तो यहाँ के का वैल्यू क्या हो गया 5, और 0 से π/2 है, तो 2, 3, 4, और जो हमारा जो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 34 और 35, ये भी उसी टाइप में है ना। यहाँ भी देखिए के का वैल्यू 4 है, और इसमें देखिए के का वैल्यू हाफ है, और π/6 और π/3 है यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन है ना। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। मैं अब जैसे अगर इस टाइप में है ना तो आपको इसको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना होगा। देखिए साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना होगा, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इन दोनों टाइप में फॉल कर रहा है तो आपको इसको किस टाइप में कन्वर्ट करना होगा, इस टाइप में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन कॉस में, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी जनरल को ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। a टू b साइन रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स, ठीक है।
हम इसी दोनों मैं जनरल को सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो अब के का कुछ भी वैल्यू, और कंडीशन क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, π/2। ये आपको हमेशा चेक करना है अगर ये मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हैबिट हम लोग बनाएंगे, हमें हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन को ना आई के तौर पे मान के चलेंगे। हो सकता है ना बीच में ये वापस आ जाए, तो आई मान के, जैसे हम लोगों ने बाई पार्ट्स में एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था ना जिसमें वापस आई जो है वो इंटीग्रेशन रिपीट हो गया था, तो उसमें हमने आई मान लिया था, तो उससे आई का वैल्यू निकल गया था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हैबिट हमेशा रखेंगे कि हम हमेशा क्या मानेंगे, आई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है। इस इंटीग्रेशन में हम एक एक्स के जगह पे दोनों अपर और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो a प्लस बी एक्स के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ए टू बी साइन रेज टू द पावर के a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के a प्लस बी माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या है, π/2। सो a प्लस बी का वैल्यू π/2 पुट कर देते हैं। सो i इज इक्वल टू ए टू बी साइन रेज टू द पावर के π/2 माइनस एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के a प्लस बी का वैल्यू π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के π/2 माइनस एक्स, है ना। अगर वैल्यू दिया तो आप इजीली देख पाएंगे, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंडीशन पुट कर दिया था कि a प्लस बी हमेशा π/2 आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप देखिए कि फॉर्मूला हो गया साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो ऊपर में हो जाएगा कॉस रेज टू द पावर के एक्स बाय ये हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस रेज टू द पावर के एक्स प्लस साइन रेज टू द पावर के एक्स। ठीक है। सो अब जो हमारा पहला इंटीग्रेशन था ये, इसको और इसको हम जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, ये सेकंड जो आया प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद। तो i प्लस आई इज इक्वल टू ए बी, ऊपर जो था वो था साइन रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स बाई कॉस रेज टू द पावर के एक्स प्लस साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस ए टू बी cos रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स बाई साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स। अब देखिए कि दोनों का जो लिमिट है वो सेम है, तो हम दोनों इंटीग्रैंड को एक साइन के अंदर ला सकते हैं ना। तो ए टू बी साइन रेज टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर के एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड होगा, कॉस रेज टू द पावर के एक्स प्लस साइन रेज टू द पावर के एक्स। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू ए टू बी डी एक्स। अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। आप खुद देखिए कि अगर ये क्वेश्चन को इनडेफिनिट में सॉल्व करेंगे तो ये नहीं सॉल्व होगा। इनडेफिनिट में जरूरी नहीं कि ये के का कुछ भी वैल्यू हो तो सॉल्व नहीं होगा, के का सिंपल वैल्यू हो तो सकता है सॉल्व हो जाए, बट हमेशा सॉल्व नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, है ना। सो 2y इज इक्वल टू एक्स, लिमिट पुट कर रहे हैं ए टू बी। सो 2y इज इक्वल टू बी माइनस ए, सो i इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2, फिक्स्ड हो गया ना। सो अब एक तरह से ये फॉर्मूला का काम कर रहा है, जो इसका इंटीग्रल है वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लिमिट पे चेंज कर रहा है, फंक्शन अंदर में क्या है उस पर मैटर नहीं कर रहा है। तो हम अब आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम 1 मार्क्स में अगर आए तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी बुक में ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या होगा, π/2 माइनस 0/2 यानी कि π/4। नाउ यू कैन चेक इट्स वैल्यू इज π/4, है ना। ए बी माइनस ए बाई 2 यही वैल्यू है ना। बट अगर आपका 1 मार्क्स में नहीं है तो आपको फिर ये मेथड पूरा करके दिखाना पड़ेगा। इसका वैल्यू भी हम बोल सकते हैं क्या होगा, π/4 ही होगा,
नहीं π/4 नहीं होगा, सॉरी, π/3 माइनस π/6/π2। सो 60 माइनस 30 30 π/6/2 इंटू 2 π/12 है ना। सो यू कैन चेक इट्स वैल्यू इज π/12 है ना। सो मेरे ख्याल से अब जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद भी रखिए फॉर्मूले के तौर पे, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में आया तो आप डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं। तो पहले हम आज इतना ही टाइप पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और दूसरा टाइप देखेंगे कल, ठीक है।